हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज जो इस कमीशन के हेड पर्सन और चेयर पर्सन थे वो कोठारी जी थे, इसलिए इसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को 1966 में दी थी। इस कमीशन का एजुकेशन की फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आज हम प्रेजेंट में देखिए तो जो हम ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करते हैं या फिर वोकेशनलाइजेशन की बात करते हैं, गाइडेंस की बात करते हैं, तो इन सभी की रिकमेंडेशन सबसे पहले कोठारी कमीशन ने ही स्ट्रांगली दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, कुछ की पॉइंट्स के साथ कि कोठारी कमीशन की कब स्टैब्लिशमेंट हुई, कैसे इसका जो था डेवलपमेंट हुआ। सो फर्स्ट पॉइंट है द एजुकेशन कमीशन, पॉपुलरली नोन एज द कोठारी कमीशन, was appointed by the government of India under headship of Dr. D.S. Kothari. D.S. Kothari जी का पूरा नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर डी.एस. कोठारी was an educationist and was the chairperson of UGC from 1969 to 1973। यानी वो 1969 से 1973 में यूजीसी के हेड भी रह चुके, चेयरपर्सन भी रह चुके थे। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन सेटिंग अप द एजुकेशन कमीशन ऑन जुलाई 1464, यानी जब ये कमीशन बना, इसका सेटअप किया गया कमीशन का, तो जुलाई 14 1964 को किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बिगेन इट्स टास्क ऑन अक्टूबर 2। इन्होंने, यानी जो कोठारी कमीशन था, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 था, इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर से, और जो रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी गवर्नमेंट को वो की थी जून 29 1966 को। रिपोर्ट एंड टाइटल, जो रिपोर्ट का टाइटल रखा गया वो रखा गया था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 17 मेंबर्स जो इस कमीशन बनाया गया था, जो कोठारी कमीशन या इंडियन नेशनल कमीशन 1964, इसमें टोटल 17 मेंबर्स थे, जिसमें से 5 फॉरेन एक्सपर्ट्स भी थे जो कि यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और जापान जैसी कंट्री से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। जो कोठारी कमीशन था या इंडियन नेशनल एजुकेशन कमीशन था, उन्होंने 5 एजुकेशन के एम्स बताए जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। सो द कमीशन क्लियरली स्पेसिफाइड द 5 इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। फर्स्ट था इंक्रीजिंग इन एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी जब आप एजुकेशन की बात करते हो तो उसमें प्रोडक्टिविटी कैसी लाई जाए, इस पर वर्क किया गया, इसका डिस्कशन किया गया। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, साइंस एजुकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल कोर्स, यानी साइंस भी स्कूल कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। आज हम देखें, आज के टाइम में प्रेजेंट में साइंस पर जैसे सब्जेक्ट पढ़ना एक नॉर्मल है, कॉमन चीज है, लेकिन अगर हम कुछ टाइम पहले जाए 1964 की बात करें तो साइंस जैसे सब्जेक्ट इजीली अवेलेबल नहीं होते थे स्कूल्स में, तो साइंस को इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया गया स्कूल कोर्स का। वर्क एक्सपीरियंस एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन, यानी वोकेशनल एजुकेशन पर भी फोकस किया गया, स्पेशली सेकेंडरी लेवल पर। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन पर भी फोकस किया गया। यहाँ पर अभी मैंने वोकेशनल एजुकेशन बोला, वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है कि जब बच्चा सेकेंडरी स्कूल पास कर लेता है या फिर जब वो सेकेंडरी लेवल पर होता है तो कुछ ना कुछ उनको स्किल्स टीच की जाए जिससे वो इन फ्यूचर जो है एम्प्लॉयमेंट गेन कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड एम आता है टू अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ इस तरह से पढ़ाया जाए, कुछ ऐसी बुक्स, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स टीच किए जाए जिससे उनमें सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी जो आधुनिकता है उसका तेजी से विकास किया जाए। एजुकेशन का ये पर्पस भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हम अगर अपने आसपास के एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है मॉडर्नाइजेशन लाया जाए, चाहे वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो, क्यूरियोसिटी हो, एटीट्यूड्स हो, सभी में एक डेवलपमेंट किया जाए जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर मॉडर्नाइजेशन का विकास हो पाए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, स्टूडेंट्स में डेमोक्रेसी का भी डेवलपमेंट करना विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। एजुकेशन सिस्टम शुड एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो ये थे जो कोठारी कमीशन ने एम्स बताए थे एजुकेशन के 5 एम। अब हम नेक्स्ट करते हैं रिकमेंडेशन कि कोठारी कमीशन ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी थी एजुकेशन की फील्ड में।
फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964, या फिर हम इसको एजुकेशन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अगर हम आज के एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम 12th क्लास तक स्टडी करते हैं, देन 3 इयर्स की हमारी ग्रेजुएशन होती है। तो ये जो फॉर्मूला था या स्ट्रक्चर है वो कोठारी कमीशन के थ्रू ही दिया गया था। यहाँ आप देख सकते हो 10+2+3 यानी 10th क्लास, देन फिर 11th-12th करते हैं हम 2 इयर्स, एंड 3 ईयर की हमारी ग्रेजुएशन होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर था वो कोठारी कमीशन के थ्रू ही दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन स्ट्रक्चर को। एजुकेशन कमीशन, पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन, recommended uniform pattern of 10+2+3 regarding secondary stage of education. It recommended as under: the theme of higher secondary education should be fixed for 2 years, यानी जो हायर सेकेंडरी है वो 2 इयर्स की फिक्स्ड हो। हायर सेकेंडरी में हमारे +1 एंड +2 आ जाते हैं, यानी 11th और 12th। नेक्स्ट है आफ्टर डिग्री कोर्सेज देयर शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ 3 इयर्स। द ग्रेजुएट कोर्स शुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 इयर्स ऑफ 3 इयर्स, यानी जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो 2 और 3 इयर्स का एक्सटेंड किया गया। तो ये कोठारी कमीशन के थ्रू ही जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो उस टाइम पर दिया गया था। अभी हमने एजुकेशन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, नाउ हम डिस्कस करेंगे कोठारी कमीशन ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी थी एजुकेशन की फील्ड में। सो फर्स्ट है यहाँ पर एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी एजुकेशन को हम इस तरह से प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को जिससे नेशन का भी डेवलपमेंट हो पाए। यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें, मॉडर्नाइजेशन की बात करें, कल्टीवेटिव सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात करें, तो इन सभी से कनेक्ट करके एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन साइंस एजुकेशन। जैसा कि मैंने अभी एम्स में डिस्कस किया था हमने कि यहाँ पर साइंस एजुकेशन पर फोकस किया गया, बिकॉज अगर हम उस पीरियड की बात करें ऑन दैट पीरियड, वहां पर साइंस को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी एज कंपैरिजन टू प्रेजेंट। तो साइंस एजुकेशन पर भी स्ट्रेस दिया गया। नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, जनरल और वेकेशनल, यानी जब आप स्टूडेंट को प्रैक्टिकल वर्क करवाओगे, फील्ड में जाकर आप उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं, कोई स्किल उनको देते हैं एजुकेशन के साथ साथ, तो स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट होगा और एजुकेशन की फील्ड में भी वो अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है वोकेशनलाइजेशन, जो कि वर्क एक्सपीरियंस का ही आप इसको एक पार्ट कह सकते हो। यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी वोकेशनलाइज्ड, यानी जब बच्चा सेकेंडरी लेवल पर हो जाता है, 11th-12th की हम बात करें, सेकेंडरी मोस्टली उसी को माना जाता है, तो वहां पर बच्चों को जो है स्किल्स सिखाई जाए, ताकि बच्चा स्कूल पास आउट करने के बाद अगर ग्रेजुएशन या फिर आगे एजुकेशन की फील्ड में ना जाना चाहे तो वो उस स्किल की बेस पे ही, वोकेशनलाइजेशन कोर्स के बेस पर ही एम्प्लॉयमेंट गेन कर पाए। है कॉमन स्कूल सिस्टम। अ कॉमन स्कूल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। एक कॉमन स्कूल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जहां पर यूनिफॉर्म पैटर्न में स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आता है सोशल एंड नेशनल सर्विसेज। स्टूडेंट्स को हम इस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करें, इस तरह से डेवलपमेंट करें कि जो स्टूडेंट है उनकी नेशनल सर्विसेज के प्रति उनकी भावनाएं जागृत हो। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। रीजनल लैंग्वेजेस शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द स्कूल एंड हायर स्टेजेस। द स्टडी ऑफ इंग्लिश शुड बी प्रमोटेड राइट फ्रॉम द स्कूल स्टेजेस, यानी कि यहाँ पर अगर हम मीडियम की बात करें कि बच्चे को किस माध्यम में शिक्षा दी जाए, तो कोठारी कमीशन ने ही सबसे पहले ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की थी, यानी त्रिभाषा फॉर्मूला की बात की थी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप बच्चे को उनकी मदर टंग में या फिर रीजनल लैंग्वेज में ही प्राइमरी लेवल पर एटलीस्ट उनको टीच कीजिए, जिससे उनको पढ़ाई करने में आसानी हो। नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन, यानी इतने लंबे समय से जो मेथड चलता आ रहा था टीचिंग का, करिकुलम का एंड इवैल्यूएशन का, उसको मॉडिफाई किया जाए, चेंज किया जाए एंड उसको इम्प्रूव किया जाए, करिकुलम को, टीचिंग मेथड को और इवैल्यूएशन प्रोसेस को। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट रिकमेंडेशन की बात करें जो है डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी टेक्स्ट बुक। Kothari Commission wanted that a textbook in every subject should be written by qualified and competent subject specialists, and it should be produced keeping view the quality of printing, illustration and general setup। यानी जो कोठारी कमीशन था उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी, जो टेक्स्ट बुक है कैसे उसका डेवलपमेंट किया जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, जिसमें बात की गई कि जो टेक्स्ट बुक है उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसमें हम प्रिंट का यूज करें
एंड जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वही उन टेक्स्ट बुक को लिखे। नेक्स्ट आती है रिकमेंडेशन, इम्प्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट की रिकमेंडेशन दी थी कोठारी कमीशन ने। न्यू अप्रोच टू इवैल्यूएशन, यानी स्टूडेंट की एक न्यू अप्रोच से इवैल्यूएशन हो। टेक्निकल इम्प्रूवमेंट, यानी जो हम बात करें जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं तो उनको हम कैसे टेक्निकली इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इन सब बातों की भी रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दी थी। यहाँ पर आप देखोगे 11th रिकमेंडेशन एंड 12th रिकमेंडेशन। 11th है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, स्टूडेंट को हम कैसे गाइड कर सकते हैं उनके फ्यूचर को लेकर या उनके लाइफ को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे उनको हम गाइड कर सकते हैं, कैसे उनके हम काउंसलिंग कर सकते हैं। 12th पॉइंट है सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, कैसे हम इंस्पेक्शन करें, सुपरविजन कैसे किया जाए स्टूडेंट का। एंड यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग देखोगे करिकुलम, करिकुलम किस तरह का हो, कैसा करिकुलम सेट किया जाए, बिकॉज जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा था करिकुलम उसको चेंज करना था, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने थे, तो कोठारी कमीशन ने करिकुलम को लेकर भी अपनी स्पेशल अलग से रिकमेंडेशंस दी थी। सो यहाँ पर हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रिसर्च इन करिकुलम, करिकुलम पर रिसर्च की जाए। एक्सपेरिमेंटल करिकुलम, यानी करिकुलम ऐसा हो जिसको जो बच्चे हैं उसको अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाए। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ एडवांस्ड करिकुलम, यानी जो करिकुलम है उसको एक अच्छे लेवल का बनाया जाए, बिकॉज टाइम के साथ साथ बच्चों का जो माइंड का डेवलपमेंट है वो भी एक चेंज होता है। एंड फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, जो कोर्सेज है उनको डाइवर्स किया जाए, उनमें चेंज लाया जाए और अलग अलग लेवल पर स्टूडेंट्स को जो करिकुलम है उसको एक बेस दिया जाए, एक सेपरेशन दिया जाए कि प्राइमरी लेवल का करिकुलम कैसा हो, मिडिल लेवल का कैसा हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल का कैसा हो। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज की भी बात की गई अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन की। नेक्स्ट स्लाइड जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको कि कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम अलग अलग लेवल्स पर लैंग्वेजेस की बात करेंगे। लोअर प्राइमरी लेवल पर बात करें तो यहाँ पर वन लैंग्वेज को ही रखा गया कि आप स्टूडेंट को मदर टंग में या फिर उनकी जो रीजनल लैंग्वेज यानी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाइए। इसमें मैथमेटिक्स को भी आप रखिए, जो प्राइमरी लेवल है वहाँ बच्चे को मैथ भी सिखाया जाए। एनवायरनमेंट की स्टडी जिसको हम आजकल ईवीएस बोल देते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी करवाया जाए बच्चों से, और वर्क एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी करवाया जाए जिससे उनको वर्क एक्सपीरियंस हो। फिर आता है हायर प्राइमरी, हायर प्राइमरी पे 2 लैंग्वेज को रखा गया, जिसमें फर्स्ट पर होगी उनकी मदर लैंग्वेज या फिर उनकी रीजनल लैंग्वेज, फर्स्ट ही हो गई। एंड सेकंड पे रखा गया हिंदी या इंग्लिश, जो भी बच्चे की अगर सेकंड लैंग्वेज, जो भी अगर बच्चे को हिंदी आती होगी तो बच्चे की वो हिंदी लैंग्वेज होगी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी उनकी सेकंड लैंग्वेज हो सकती है। एंड यहाँ पर मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, इन सभी सब्जेक्ट्स को रखा गया हायर प्राइमरी लेवल पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम सेकेंडरी लेवल पर लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज को रखा गया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिएगा कि इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, यानी जिन एरियाज में हिंदी जनरली स्पीकिंग नहीं की जाती वहां पर कौन कौन सी 3 लैंग्वेज थी। फर्स्ट है मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, जो भी उस एरिया की मदर लैंग्वेज होगी या रीजनल लैंग्वेज होगी। सेकंड है उनको हिंदी या हायर लोअर स्टैंडर्ड पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। एंड थर्ड लैंग्वेज होती है इंग्लिश इन हायर और लोअर स्टैंडर्ड। अगर हम सेकंड बात करें इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, अगर हम हिंदी स्पीकिंग एरियाज की बात करें तो फर्स्ट पर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज होगी, सेकंड पर हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, एंड जो थर्ड लैंग्वेज होगी वो कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है जिसको हम फॉरेन लैंग्वेज या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में भी काउंट करते हैं। एंड ये सब्जेक्ट्स तो रहते ही हैं, सेकेंडरी लेवल पर आप पढ़ते भी होंगे, पढ़ा भी होगा, तो ये सब्जेक्ट्स अलग से होते ही हैं। साइड में आप देख सकते हो मेरिट्स ऑफ कोठारी कमीशन, या फिर हम बोले तो मेरिट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। तो कौन कौन सी इसकी मेरिट्स थी। फर्स्ट है द कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज अ मास्टरली पीस ऑफ वर्क ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी कोठारी कमीशन की सबसे बड़ी विशेषता, जो सबसे अच्छी बात यही थी कि इन्होंने एजुकेशन के सभी एस्पेक्ट पर काम करा, प्राइमरी हो, मिडिल स्कूल हो, सेकेंडरी हो, सभी एस्पेक्ट पर काम किया। Next, the Commission made a realistic approach to link education, the socio-economic, cultural and spiritual aspect of Indian life. इस कमीशन ने जो रियलिस्टिक अप्रोच है उस पर काम किया, यानी कैसे हम अपने सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में एजुकेशन का यूज करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में यूज करते हैं, तो इन्होंने रियलिस्टिक अप्रोच पर काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है द कमीशन रिकमेंडेड रीजनेबल एंड रिस्पेक्टेबल स्केल ऑफ पे टू ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर, सब्जेक्ट
टू पीरियोडिकल रिवीजन, यानी सभी कैटेगरीज के टीचर के सब्जेक्ट्स एंड उनके पेपर भी वर्क किया था। नेक्स्ट है द कमीशन प्रेजेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल नीड्स एंड एस्पिरेशन। अगर हम 1964 की बात करें तो उस समय एजुकेशन की जो भी मांग थी या फिर जो एजुकेशन में कमी थी, उसका पूरा हम बोले तो एक सॉल्यूशन कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दे दिया था। अगर मैं इसको यहाँ पर मैं डीमेरिट बता देती हूँ, कोठारी कमीशन की डीमेरिट्स क्या रही। वैसे तो कोई, अगर हम देखें बारीक तौर पर, तो कोई खास डीमेरिट नहीं रही, बिकॉज़ उस टाइम कंडीशन ही ऐसी थी कि सिर्फ पेपर पर ही वर्क हो पाया। इसकी डीमेरिट भी यही थी कि कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशंस तो बहुत अच्छी-अच्छी दी, जो हम आज तक उस पर अप्लाई करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर ही थी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसके काफ़ी सारे रीज़न्स थे। तो यही इसकी एक डीमेरिट रही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।